हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी बीएससी नर्सिंग की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए, जो इस बार आ सकते, वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस करूँगा दोस्तों। जैसा पेपर आता है हूबहू उसी तरीके में तैयार करने की कोशिश कीजिए। 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले। टाइम नहीं आपका बर्बाद करूँगा, डायरेक्ट से क्लास को करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों छोटी सी बात है आप लोगों से, तो देखिए ये जो मैं पीडीएफ जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन हो जाना। आप सर्च करके नहीं आ सकते, प्राइवेसी के चलते प्राइवेट रखा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में अगर आप जल्दी में तैयारी करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की महीने भर का टाइम है, उससे भी कम टाइम है, उतने में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मेरा नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल में आपको पढ़ाई कर सकते हो। उससे पढ़ के आइए और इधर प्रैक्टिस करिए दोस्तों। मैं कहता हूँ ना, जितना पढ़ाऊँगा उतने में से ही आएगा। डायरेक्ट छपेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो हम टाइम नहीं ख़राब करते आपका। जो एक छोटी सी बात, जो नोट्स अगर जिनको परचेज करना हो तो वो 199 में है, 199 रुपये में है सिर्फ़ और सिर्फ। उसको आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, 9517193475। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल में इस पर एसएमएस कर देना यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके पहले स्कैनर जाएगा, उस पर आपको 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा, फिर तुरंत में आपको नोट्स दे दिया जाएगा। उससे तैयारी करिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, ज़रूर से इसको ज्वाइन करें। 110% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। 8 कूलाम रीढ़ आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी संख्या होती है वो बतानी। कितने में? 8 कूलाम में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलाम नेगेटिव चार्ज इज, बताना है। तो मुझको दिया हुआ है 8 कूलाम। तो कूलाम जो है ये क्यू होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। मैं लिख लूँगा क्यू बराबर 8। ठीक है, क्यू मुझको जो दिया गया है वो 8 कूलाम दिया गया है। और दोस्तों जो ई होता है, इसकी वैल्यू सभी को पता होगा। इस पर जो चार्ज होता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, एक मिनट, -19। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात 19, इतना एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, चार्ज होता है। अभी क्या करना है आपको, फिजिक्स जो है ना दोस्तों, ये करने से आता है, सोचने से नहीं आता। अब देखो क्यू दे दिया तुमको, ई पता है, और मुझसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो कोई ऐसा फार्मूला बताओ जो, इसको मैं एन मान लूँ, इसको क्यू मान लूँ, तो जो क्यू और एन में रिलेशन बताता हो तो आपके माइंड में आएगा, सर मुझको तो ये फार्मूला पता था, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, ई जो है इलेक्ट्रॉन है, एन जो है वो इलेक्ट्रॉनों का संख्या है, नंबर है। तो एन की वैल्यू हमको निकालनी थी। एन बराबर मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ई। क्यू बाई ई को सॉल्व करिएगा। क्यू की वैल्यू मुझे बता रखी है 8 कूलाम, और ई की वैल्यू जो होती है वो मैंने अभी देखा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। तो डेसिमल हटाओगे ऊपर 80 आ जाएगा, इधर से डेसिमल हट जाएगा, फिर इसको कट कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा, ऊपर 5 आ गया, नीचे है 10 पावर -19, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस इसका हट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10 पावर 19, 5 गुणे 10 की घात 19 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 15 कूलाम चार्ज इज 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है डी मेरी, और ये मुझको चार्ज दिया है क्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको पता होगा। अभी ये मत बोल देना बेसिक से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वहाँ गलती नहीं करना है। बेसिक से एडवांस हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना क्या स्कोर रहा है, फिर मालूम होगा कैसे आपको लग रहे हैं पेपर्स। ठीक है, अब मुझको क्या पूछा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट बराबर होता है पी बराबर क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी होता है, तो क्यू इंटू डी हम निकाल लेते हैं, क्या कुछ आता है मेरा। देखो क्यू की वैल्यू मुझको 15 कूलाम दे रखी है, तो 15 लिखा मैंने। डी मुझको 5 सेंटीमीटर दिया, तो मैं 5 लिख लेता हूँ। लेकिन सर मेरा आंसर जो है वो मीटर में आया हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर दो।
100 से डिवाइड करोगे ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 15 पिछे 75 हो जाएगा। और 100 को हम लिखते हैं 10⁻², ठीक है। 100 को हम 10⁻2 लिखते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 75 × 10⁻², ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जो है वो मेरा ठीक है, ऑप्शन गलत है। अगर दोस्तों देखिए ऑप्शन कैसे ठीक होते, अगर यहाँ पर 5 कूलाम दिया होता फिर ठीक है, 5 × 50 = 25 और नीचे 100 था, तब ठीक हो जाता आपका कौन सा, ये वाला ऑप्शन ठीक होता। लेकिन इस केस में मेरा क्या आया है, 75 × 10⁻² कूलाम मीटर, ये आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल जो है विद्युत विभव है, सभी को पता होगा, इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट तो कम से कम आपको पता होगा, बाकी हम आपको बता देंगे क्या होता है। अभी में देखो जो विद्युत विभव होता है, ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में छप जाए ना, तो क्या करना, सीधे सीधे कुछ मत करना, उसका फार्मूला लिख लेना। ये तो पता है ना आपको, V = W/Q, पता है ना। तो W जो है मेरी एनर्जी है, इसको हम जूल बोलते हैं, और नीचे Q है, Q को हम कूलाम बोलते हैं, इसका यूनिट है। तो जूल प्रति कूलाम ये हो जाएगा। तो एक ऑप्शन में ये दिख गया, वोल्ट हमको पहले से पता था सर। फिर अब देखो W को क्या डिनोट करते हो, क्या लिख सकते हो W को, वो बताना आपको। सर हम W को F × D लिखते हैं, या बोले तो FD cos थीटा भी लिख देते हैं। यहाँ से बात कर रहा हूँ, F × D लिखते हैं या FD cos थीटा भी लिख देते हैं, और Q को हम नीचे Q ही रहने देते हैं। अब सर पता होगा F जो है इसकी यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन लिख देते हैं। D जो है डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, M कर देते हैं, न्यूटन मीटर हो गया। नीचे सर Q है, Q को हम कूलाम लिखते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो ये मेरा डी ऑप्शन में दिख गया। लेकिन सर ये नहीं दिखा मुझे न्यूटन प्रति कूलाम, तो हमको जो गलत है वही तो बताना था, जो मात्रक नहीं है। तो सी वाला जो है ये ठीक आंसर है, ये इसका मात्रक नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है वो आपको बताना है। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के मेजरमेंट में आता है, वो चीज़ पता होना चाहिए। किसका मात्रक है वो पता होनी चाहिए। सर ये जूल में आता है, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। अब पेपर में क्या है, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, तो वैल्यू तो पता होगी, नहीं पता है तो यहाँ नोट डाउन करिएगा, 1.6 × 10⁻−19 जूल। अभी आप पेन और पेपर लेके बैठे, जो चीज़ नहीं आ रही है आपको ना समझ में, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये मुँह जवानी मतलब आप देख करके सॉल्व कर रहे हो दोस्तों, गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, जो पढ़ाऊँगा वो क्वेश्चन है, इसकी गारंटी नहीं लेता मैं, लेकिन उतने में से ही आएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अब यहाँ तुमसे क्या मैंने बोल दिया है, इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 जूल, ये इसकी वैल्यू बता दी मैंने। लेकिन तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या आखिर में, तो क्या बताओगे, वहाँ क्या बोल दोगे कि सर ने हमें तो किसी ने पढ़ाया नहीं, सबसे बैच ले लिया, सबसे नोट्स ले लिया, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो देखो वह गतिज ऊर्जा, वह काइनेटिक एनर्जी जो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, ठीक है, 1 वोल्ट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं। वैल्यू इसकी हो जाती है सर 1.6 × 10⁻−19 जूल हो जाती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपसे यही पूछा जाए, इसमें तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो क्या होता है, तो किलो को हम 10⁻³ लिखते हैं ना, और वैसे मेरी यूनिट थी ये 1.6 × 10⁻−19 था, ये +3 है तो इसमें से माइनस कर देना, -3, तो पावर में माइनस होगा तो इधर -16 आ जाएगा। ऐसे आपसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा सकता है, बिलियन पूछा जा सकता है, 3 पावर घटाते चले जाना, ठीक आंसर हो जाएगा। जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देगा तो इधर तक अभी तुम 16 पे आए हो, तो यहाँ क्या होगा, -13 हो जाएगा, आगे ये डिजिट रहेगी। ऐसा मत बोलना सर ने ये तो बताया ही नहीं। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं बोल दूँ क्या होगा, तो बिलियन को 10⁻−9 से लिखते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा मेरा। अगर मैं सॉल्व करूँ
कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मेरा आंसर 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में कुछ नहीं पता, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़रूर पता कर लेना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है वो आपको बताना है। चलिए, वैद्युत धारिता का मात्रक द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए, यूनिट बताइए, मात्रक बताइए। तो कैपेसिटेंस जो सर होती है वो C=Q/V होती है। अभी कुछ लोग कहेंगे ये तो हर न्यूमेरिकल बता रहे, न्यूमेरिकल तो आते नहीं एग्जाम में। ये न्यूमेरिकल का है दोस्तों, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में। अभी देखो C= मैंने लिखा Q/V, Q की यूनिट हमको पता है सर चार्ज है, हम कूलाम लिख देते हैं। और V जो है अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, इसको हम वोल्ट बोल देते हैं। मतलब क्या यूनिट हो गई, कूलाम प्रति वोल्ट। किसी में दिख रहा है क्या? जी हाँ, बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन को ठीक कर दो। अब यहाँ पे आप ठीक करके हट गए कूलाम प्रति वोल्ट बता करके, लेकिन क्या इतने से काम चल पाएगा क्या? ज़रूरी तो नहीं ना हमेशा वही आपसे पूछा जाए। तो सर और क्या पूछ सकता है? इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, फैरड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट एक फैरड भी होती है, इसको भी ध्यान रखना, ये चीज़ भी पूछी गई है। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पे ठीक आंसर है, लेकिन फैरड भी यूनिट इसकी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाऊँ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए क्या होता है। अभी देखो चुंबकीय क्षेत्र का अगर आ ही गया है बात, तो ये चीज़ ध्यान देना। इस केस में आपसे एक और पूछा जाता है कि बेटा बताओ तुम लॉरेंज बल क्या होता है। पूछा गया ना, इक्वेशन दे देते, 4 इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा सही इक्वेशन है, वही तुम बता दो। तो लॉरेंज बल जो होता है वो F=QVB sin थीटा। ठीक है, ये होता है सही इक्वेशन, ध्यान रखिएगा इसको। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो एक चीज़ तो और पता होगी, पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, μ0 और ε0 दोनों में रिलेशन बता दो। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, और इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब इसमें इन दोनों में रिलेशन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो लिख लेना C=1/, इसको रूट लगाइएगा, फिर लिखिएगा μ0 × ε0। इसको याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूँ क्या? फिलहाल में इसका उत्तर तो बताइए पहले, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकलेगा? तुम पहले इसका क्या कर लेना, डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना। ठीक है, अभी मैंने बताया था, डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना, यूनिट निकल के आ जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। ये पहले क्वेश्चन बताया जा चुका है, रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी है। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई ना, बायो की अलग से है, केमिस्ट्री अलग से, फिजिक्स अलग से, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग से, देख लेना बारी बारी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, एग्जाम में छप सकते हैं डायरेक्ट से। सी ऑप्शन यहाँ पे टिक करता हूँ, पहले बता चुका हूँ, देख लीजिएगा आप। पूछ रहे हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सी है, वो बता दो। अभी देखो, जो इंग्लिश वाले देखेंगे, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। तो देखिए, जो मेटल हमारे मैग्नेट बनते हैं, मैग्नेट किससे किससे बनता है? तो मैग्नेट मेरा आयरन से बनता है, कोबाल्ट से बन जाता है, उसके बाद निकेल से बन जाता है। ये 3 मेटल्स होते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे सूटेबल पूछा गया, मोस्ट सूटेबल, तो वो सॉफ्ट आयरन जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी समझ नहीं आती। तो दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके में दोनों लैंग्वेज समझाने की, लेकिन आपको भी पता होगा कोई एक ही लैंग्वेज में मैंने पढ़ा होगा। अगर दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करके आता हूँ, तभी आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूँ। और हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे जो पढ़ते हैं वो पढ़ा सकते हैं दोनों में। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम में हो, फिर आप हिंदी में पढ़ा ही नहीं सकते, आपको आएगा ही नहीं। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है वो बता दो। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या बतानी हमको, यूनिट बतानी है। फार्मूला याद है ना? नहीं याद है तो फिजिक्स के फार्मूले याद कर लो जितने हैं, पूछा जाएगा डायरेक्ट फार्मूला। और मैं कहता हूँ फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। अब तुमको ये नहीं पता अगर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो यूनिट क्या बताओगे? तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाओ 100
तो सही होता है 10। तो तुक्का नहीं लगाना, फार्मूला याद नहीं तो याद करिए, फाई इज इक्वस टू बी ए, ये इसकी क्या होती है, फार्मूला इसका होता है। या फिर ऐसा भी लिख देते हैं ना हम, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, बी ए कॉस थीटा के, ठीक है, बी ए कॉस थीटा के। सर बी क्या है यहाँ पर बी जो है यही मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। और सर ए क्या है, ये एरिया होती है, कौन सी एरिया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो क्षेत्रफल होता है वही एरिया जो है वो यहाँ पर डिनोट की गई है। सर फाइव बी, मुझको इसी की यूनिट तो बतानी थी, और आपने क्या बोला कि फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा, यही तो बताया ना मैंने फॉर्मूला में। अब बोलो, अभी तो निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो निकाला था ना आपने, क्या लिखा था मैंने, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये जो है ये भी क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया को क्या लिख देते हैं सर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बच गया वेबर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर। ध्यान रखिएगा टेस्ला की यूनिट क्या होती है पहले बता रखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वेबर इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है वो चीज़ आपको बतानी है, भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। कहने का मतलब हुआ, इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ ट्रांसफार्मर, व्हेयरपूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब ये तुम कैसे बताओगे, जब आपको पता होगी सभी चीज़ें तभी तो बताओगे ना। अभी देखो भंवर धारा क्या होती है, वो पानी वानी समुद्रों में देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ होता है ना, ये भंवर बन रहा है एक, तो इस तरीके की जो धारा, जब करंट इस तरीके में फ्लो होता है जिसको भंवर धारा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है देख लेते हैं, एक मिनट। और अल्टरनेटिंग करंट था, सॉरी डायरेक्ट करंट था। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में फ्लो करे, एक दिशा में बहे, वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करंट हो जाता है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, समय समय पे ना अपनी डायरेक्शन ये बदलते रहते हैं, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। सर इंड्यूस्ड करंट क्या होते हैं, जो निकटवर्ती विद्युत चालकों पर ना आवेश, इसमें क्या है, चार्ज क्या है, उसमें प्रेरित किया जाता है, तो उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। लेकिन इस कंडीशन में ना मेरा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डायरेक्ट करंट होगा, दिष्ट धारा जिसको हम बोल रहे हैं वो हमारी सही हो जाएगी। ये संभव नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करें, ये पॉसिबल नहीं है किसमें, ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, साथ में करिएगा मेरे। चलिए दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बता रहे 2/3 है, तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइएगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन देखें अपने तरीके में, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला जा रहा है, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष तो पहले जी लिख लो, ग्लास, जिसे ग्लास हो गया ना, इधर म्यू करो और इधर कर दो क्या, ए कर दो। इससे क्या हो गया, ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। ग्लास, इसके रेफरेंस में बताना है आपको किसका, एयर का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, म्यू ए बाई म्यू जी, ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमको दे रखी है सर, 2/3 दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। फिर उसके बाद हवा के सापेक्ष किसका, डायमंड का, हीरे का अपवर्तनांक, ये हमको सर दे रखा है, इसको पहले लिखेंगे क्या, म्यू डी बाई म्यू ए। सॉल्व करने आता होगा शायद आपको, नहीं आता तो सीख जाना, एग्ज़ाम में 1 नंबर आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब तुमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे डी म्यू जी क्या होगा, मतलब म्यू जी बाई म्यू डी की वैल्यू बता दो, यही चीज़ हमसे पूछी गई है। तो ये निकलेगा कैसे, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, मुझे मालूम है आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि छोटा सा तो स्क्रीन है, मैं अलग अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही तो मुझको लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। म्यू ए बाई
म्यू जी, इसको बराबर करिएगा किसके, म्यू डी बाई म्यू ए के। यहाँ 2/3 था इंटू कितना था, 12/5 था। ये कट पिट कर लो, इधर 4 आ गया, ठीक है, 8/5 आ गया। सॉल्व करके देख लेना, 8/5 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है, म्यू डी बाई म्यू जी की। लेकिन हमको बताना क्या था सर, हमको बताना था म्यू जी बाई म्यू डी का। तो उधर 8/5 आया था, तो इधर पे उल्टा कर दो उसका, 5/8 जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर है। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर सीख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5D - 3D ये दी गई है, आपसे संयुक्त फोकस दूरी पूछी गई है। तो पहली चीज़ जो क्षमताएं होती है वो क्या होती है, P बराबर P1 + P2 ये होती है ना, आपको सभी को पता होगा। तो P1 की वैल्यू +5 दी है और P2 की वैल्यू -3 दी है। इसको सॉल्व कर लोगे तो P बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2D। ठीक है, P बराबर 2D आ जाएगा। और अभी आपको क्षमता और फोकल दूरी, फोकल लेंथ जो होते हैं उसमें रिलेशन पता होना चाहिए। P बराबर होता है 1/f, ये सभी को रिलेशन पता होगा। और इसमें क्या है, P मेरा निकल करके पहले से ही आया 2, और इसको हम करते 1/f के बराबर। जो f मेरा निकल के आया वो क्या आ गया सर, 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सभी सेंटीमीटर में आंसर आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा जो तुम्हारा वो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण दिखना संबंधित है किसके, वो चीज़ बतानी। मतलब सूर्य जो है चमकता हुआ दिखता है ना सुबह में और शाम में, जब वो जिसको बोलते हैं अस्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन या व्यतिकरण। हिंदी वाले देख लेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, ये लाइट का स्कैटरिंग हो रहा होता है। और प्रीवियस में भी ये मैं आपको सभी टॉपिक्स स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन ये सभी आपको समझा चुका हूँ, यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्कैटरिंग इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैटरिंग को प्रकीर्णन बोलते हैं, वही ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 14 है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है वो चीज़ बता देना। तो देखो दूर दृष्टि दोष होती क्या है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। दोनों नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, वीडियो लंबा जा रहा है, दोनों नहीं पढ़ूंगा, एक पढ़ के बताऊंगा, बाकी आप दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होती है, जब दूर की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे, नज़दीक की चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन तुमको दूर की चीज़ अच्छे से दिखेगी, नज़दीक की चीज़ अच्छे से नहीं दिखेगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नज़दीक दिख जाएगी, दूर नहीं दिखेगी। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम है, दूर दृष्टि दोष, ये नाम क्यों पड़ गया सर दूर दृष्टि दोष, मैं बताता हूँ आपको, शायद पता भी होगा, लेकिन पता होगा तो समझ नहीं पाएंगे अभी तक। देखिए दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, इमेज हमारे रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बनेगा, मान लिया रेटिना यहाँ है तो इमेज हमारी पीछे बन रही, रेटिना के बाद बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, इसलिए हम दूर दृष्टि दोष बोल दिए। और निकट दृष्टि दोष की जब बात आएगी ना, तो मेरा रेटिना यहाँ है लेकिन इमेज कुछ पहले बनेगी, तो वो पहले बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन सर जब दूर दृष्टि दोष आपने बोला तो कहा दूर की चीज़ें दिख रही है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो हम लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस यूज करेंगे, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ज़्यादा अक्षर का दोष, ज़्यादा अक्षर का चश्मा, ये आपको लगने वाला है। जैसे निकट बोला, निकट दृष्टि दोष, तो अवतल और उत्तल में ज़्यादा वर्ड अवतल में आ रहे हैं, अवतल लेंस में, तो यहाँ निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष ये कम अक्षर का है, तो इसमें हम अरे अक्षर मतलब लेटर वही, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ज़रूरी इतना तक आए, अगर पेपर बिल्कुल बेसिक आ गया तो क्या होगा वो बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक आ गया ना, तो पूछेगा उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे किनारे पर पतला, बीच में मोटा होता है, ये हमारा उत्तल लेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, कुछ इस तरीके में होता है। सर अवतल लेंस बता दो, तो देखो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है,
ये बीच में पतला होगा, यहाँ मुझको ऐसे लेके आना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बीच में पतला हो जाएगा, किनारे पर मोटा होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी मैंने बताया ना, दूरदृष्टि दोष के लिए रेटिना के पीछे कुछ यहाँ पर मेरा इमेज बनेगा, तो रेटिना के पीछे टिक करके आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। फिर कह रहे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकटतम बिंदु क्या होगा, वो बताना। तो देखो, मैंने बोला दूर की चीज़ें दिख रही, नज़दीक की चीज़ इनको नहीं दिख रही है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो बता देना दोस्तों। अब देखो, जो स्वस्थ आँख होती है ना, उसके लिए 25 सेंटीमीटर जो है वो निकटतम बिंदु होता है, लेकिन इसको दिख नहीं रही, तो इसका इमेज जो बनेगा वो 25 सेंटीमीटर से दूर बनेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी गतिमान कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य जो है वो बताना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। रिलेशंस दिए गए, वो रिलेशन आपको बताने क्या होता है। ये कब बता पाओगे, जब आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन मालूम होगा। तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ठीक है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, और ये लैम्डा क्या है, मेरा वेवलेंथ है। अभी तुमको बताना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, वेवलेंथ जो होती है, क्या बोल रहे, दी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। नहीं दोस्तों, डायरेक्टली नहीं है, लैम्डा इधर है और मास नीचे है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोले तो व्युत्क्रम अनुपाती है। ये तो गलत ऑप्शन हो गया सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी होने से रहा, ऐसा कहीं नहीं जिक्र है। फिर बोल रहे हैं सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी। मैंने बोला होने से रहा, ऐसा तो दिया ही नहीं कहीं पर। उसके बाद का ऑप्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ये भी होने से रहा। मोमेंटम जो होता है पी होता है, पी बराबर एम वी होता है, और मेरा तो लैम्डा बराबर ऐसे था ना, एच बाई एम वी। ये तो इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली तो होने से रहा, डायरेक्टली तो नहीं होगा। फिर कह रहे इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम जो होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है, और सर इस फार्मूले में लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, इसमें एम वी नीचे ही था, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा डी ऑप्शन कहाँ गया, डी ऑप्शन मेरा ठीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार जो है, द्रव्यमान जो है वो भिन्न है, तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान है। द टू एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होगा, समस्थानिक आइसोटोप होगा। इसमें आपके जो एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 18 में आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित होता है, जिससे होता है, वो बताना है आपको। तो देखो, अल्फा कण जो होता है उसको 2He4 भी बोल देते हो, 2He4 पॉजिटिव, गलत तो लिखा क्या, 2He4, ये हमारा अल्फा कण है। और पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन पे, इस पे प्लस चार्ज होता है, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन ये होता है। लेकिन जो पदार्थ यहाँ पे उत्सर्जित होता है, तो रिएक्शंस याद होंगी आपको, वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। अगर दोस्तों अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आ रहा होगा, तभी जुड़े, अदरवाइज़ बाकी लोग तो जा चुके होंगे। तो जल्दी में दोस्तों तैयारी करना चाहते हो, नोट्स ज़रूर से परचेज करना। आपका एग्ज़ाम महीने भर से कम में है, इसलिए अमाउंट को छोटा करके रखा है, बिल्कुल 199 करके रखा है, अदरवाइज ये स्टार्टिंग से ही 499 था दोस्तों। ठीक है, आपका एग्ज़ाम करीब, इसलिए इसको कम अमाउंट पे रखा गया। इसको परचेज कर लेना इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 9517193475। इस पर सिंपल में UPBSC नर्सिंग नोट्स लिख करके भेज देना। स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, 199 का पेमेंट करेंगे, आपको नोट्स दे दिया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश
ये सभी सब्जेक्ट्स दिए गए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। बाकी हम आपको प्रैक्टिस चैनल पे करवा रहे हैं। क्लासेज की नोटिफिकेशन आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग नोट्स परचेज किए वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन। नाभिकीय संलयन क्या होता है वो बताना है। द सोर्स ऑफ सन्स रेडिएशन एनर्जीज न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साइक्लोट्रॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये 2 पॉइंट्स दोस्तों क्लियर कर लेना, हर बार क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो नाभिकीय विखंडन बोला जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर फिजन बोला जा रहा है। थोड़ा छोटा कर लूँ, ओके। तो देखिए इसमें बड़े नाभिक जो होते हैं ना, न्यूक्लियस, बड़े नाभिक या न्यूक्लियस, वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। मतलब बड़ा सा कोई नाभिक होगा वो टूटेगा किसमें, आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, इन सब में टूट जाते हैं। और जो नाभिकीय संलयन है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। और जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है इसी के जरिए होती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसका देखिए दोनों डेफिनेशन समझ लेना अच्छे से, एग्जाम्पल समझ लेना, पूछे जाते। कभी पूछेगा हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, कभी पूछा जाएगा सूर्य का विकिरण किस पे आधारित है, तो याद रख लेना। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछी गई है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज, कितना होता है वो आपको बता देना है। तो चलिए देखिए, नो बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज इट हैज़ ओनली वन न्यूक्लियन इन इट्स न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक न्यूक्लियन है, जिसके कारण हाइड्रोजन नाभिक में कोई बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है। 0 करके आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पर। एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन तथा होल, इनमें से कोई नहीं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल, नन ऑफ दीज। बताइएगा क्या होते हैं दोस्तों। तो देखो एन टाइप जो होता है कुछ इस तरीके में उसको ड्रा करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने बनाया। अभी देखो इसमें कुछ होल्स होते हैं और कुछ आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लेते हैं क्या कुछ है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, फिर उसके बाद अभी देखो कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ये जो है रेड में वो आपकी क्या है, ये मेजॉरिटी में है, आपको दिख रहा होगा, ये ज़्यादा है रेड कलर वाले। इनको फ्री कैरियर्स बोलते हैं या मेजॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये है थोड़ा सर्कल सा बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते थे, ये माइनॉरिटी में है और इनको हम होल कहते हैं, ठीक है। अभी एन टाइप में तुमसे पूछा था तो ये एन टाइप ही है, ओके। इसमें मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा ठीक आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया जाए आपसे कि पी टाइप के लिए बता दो, तो पी टाइप के लिए आप क्या बताएंगे। कुछ उसका इस तरीके में स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रहेगा। उसके बाद होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, होल्स ज़्यादा होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके में होते हैं। और इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। ये एन टाइप के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। ऊपर मैंने अभी इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की, अगर आप समझ पाएंगे तो यहाँ पर खुद से आंसर कर पाएंगे ज़रूर से। तो देखो इसमें क्या होती है, कोटर को क्या बोल देते हैं, होल्स। कोटर की संख्या इसमें अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ये चीज़ मैंने अभी ऊपर ही बताया था। डी ऑप्शन यहाँ पर भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनमें ऊर्जा हानि कम होती है, इनमें शक्ति सहन क्षमता अधिक होती है, इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है, बाकी सब होने से रहे।
क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपसे सार्थक अंक पूछ लिया जाता है, बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काउंट करने को दिया जाता है। कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, उसको ऐड कर लेंगे आप, बताने में आसानी होगी। पहले जोड़ लो फिर बताओ क्या कुछ आता है। पहला दिया मेरा 436.32, सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। फिर दिया हुआ है मेरा 227.2, फिर दिया हुआ है मेरा 0.301। अब इन सबको ऐड कर लेना, इन सबको ऐड कर लेना। फिर ध्यान देना, ऐड करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन से कर लोगे। देखो सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है सर? इसमें है, सेकंड वाले में है। तो देखो जब राउंड ऑफ करेंगे ना तो हम सिग्निफिकेंट फिगर वहीं तक जाएंगे जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा। तो ऐसा तो मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा, तो हम सी यही से टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सी हम यही से टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर जोड़ना ही है तो जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लेना। मैंने कैलकुलेट कर रखा है 663.821 ऐसा आएगा। और मैंने बोला यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक था, तो आप भी एक अंक तक जाएंगे, 663.8 तक ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर होगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं सीखा, एग्ज़ाम में छपेगा 1 नंबर का, गारंटी है, लिख के ले लो हमसे, 1 नंबर छप जाएगा एग्ज़ाम में। पूछा गया है देयर आर 1 सेकेंड प्लीज़, देयर आर 3% and 4% errors in the measurement of mass and speed of a body respectively. What will be the error in the kinetic energy of the body? ये चीज़ आपको बतानी है। हमसे जो कह रहा है उसका मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करिए। बोल रहे हैं डेल्टा m बाई m इंटू 100, इसकी वैल्यू हमको बता रखी है कि ये 3% है, 3% है। और v की वैल्यू भी बता रहे हैं हमको, डेल्टा v बाई v इंटू 100, इसकी वैल्यू भी हमको बता रहे हैं, ये 4% है। लेकिन हमसे जानना क्या चाहते हैं ये, हमसे जानना चाहते हैं डेल्टा k बाई k इंटू 100, मतलब काइनेटिक एनर्जी में हमसे ये परसेंटेज चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो पता ही होगा आपको ना, ½ mv², इसकी वैल्यू हमसे ये चाहते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं डेल्टा k बाई k इंटू 100, ठीक है, k इधर हो गया, और ½ mv² था, हाफ से हमको लेना देना है नहीं। m के लिए बताया है 3%, v के लिए 4%, तो हम 3 लिख लेते पहले, प्लस और होता है v² होता है, तो स्क्वायर जो होगा वो पहले नीचे आ जाएगा, और v के लिए हमको 4% दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 8 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, टोटल 11 आ जाएगा। 11% ठीक आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग्म की विमाएँ समान है वो बताना। विच पेयर डज नॉट हैव, समान नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, नॉट वाला ध्यान से पढ़िएगा। विच पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस, जो इसमें सेम डायमेंशंस नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसका तो राइट ऑप्शन जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी है, बाकी आप निकाल करके देखेंगे। तो देखो इसमें बोला जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला होता है mr²। m की वैल्यू हम m ही लिखते हैं, और r जो है ये क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, इसको हम l लिखेंगे, और 2 बार है तो पावर 2 कर देंगे। ये मेरा किसका आ गया सर? ये मेरा इनर्शिया का आ गया। और उसके बाद था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को क्या बोल देते हैं हम इसको क्या बोल देते हैं, थोड़ा बताइएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, चलिए मोमेंट ऑफ फोर्स शायद बोल देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है इसका मीनिंग। इसका क्या होता है, इसको हम टार्ग से या इससे डिनोट करते हैं, और F इंटू डी फार्मूला होता है। F का जो है mL/T-2 होता है, सभी को पता होगा, न्यूटन इसकी यूनिट है। साथ में D जो है वो लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी mL²T⁻²। इधर ये आया और इधर पे mL² है, तो यही डिफरेंट है, बाकी सभी जो है सिमिलर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विस्थापन से दूरी का अनुपात आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू होता है।
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन शायद समझ में आ रहा होगा। विस्थापन से दूरी के अनुपात का आंकिक मान, कहने का मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट रख दो, अगर डिस्प्लेसमेंट रख दो और नीचे डिस्टेंस रख दो तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वो चीज़ हमसे जानना चाह रहे। अभी देखो ये जैसे कोई एक डिस्टेंस है, इधर ए है इधर बी है, बीच की दूरी 10 है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक गए तो डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये भी तो 10 हो गया। लेकिन ये मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, लेकिन ये डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। दोनों का अनुपात डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ सकती, वैल्यू 1 आ सकती है। लेकिन सर एक और कंडीशन है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया 10 सेंटीमीटर था, फिर ये मिड पॉइंट है जिसके इधर 5 है इधर 5 है। अभी मैं यहीं से फिर वापस चला आया, मैं फिर इधर से वापस चला आया तो डिस्टेंस तो मेरा हो गया 10 + 5, 15 सेंटीमीटर हो गया, या 15 मीटर मान लेते, 15 मीटर हो गया। और वापस मैं इधर तक चला आया तो अब मैं 5 पे पहुंच गया, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब करोगे आप तो क्या आंसर आ रहा है आपका, तो देखोगे ये मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 5 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 1 से कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आई आपको? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बताइएगा। 27 नंबर में, 27 नंबर में क्या आंसर आएगा वो चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी ऑप्शन, 1 के बराबर या उससे कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा आप लोग। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड द्वारा आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड बाई अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का वो पता होना चाहिए। उसका फार्मूला था F = ma, ऐसा था कुछ, यही सेकेंड लॉ था आपका। तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड, ये किसके प्रोपोर्शनल है वो चीज़ बताना। फोर्स जो है वो मास के है और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज़ करें, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, सी ऑप्शन ठीक है। लेकिन हमेशा यही पूछा जाए इसकी गारंटी नहीं है। आपसे क्या पूछा जाता और न्यूटन के नियम से वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का ये पूछ लेते हैं, इसका और भी नाम बता दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पूछा गया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं फर्स्ट लॉ को। सेकंड लॉ जो है हमारा वो तो मैंने बताया ही आपको कि इसको क्या बोल देते हैं, आपका F = ma होता है और ma के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा फोर्स। अगर थर्ड लॉ की बात कर लूँ तो डायरेक्ट से उसका नाम पूछा जाता है। थर्ड लॉ का और क्या नाम है, तो आप बोलेंगे एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोल देते हैं। द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये थर्ड लॉ होता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये चीज़ भी पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल में सी ऑप्शन को टिक करिए, ठीक आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे था, अच्छा क्वेश्चन नंबर अभी 29 से 29 है। किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट, अभी देखो कभी लिफ्ट में बैठे हो तो ठीक है, नहीं बैठे तो झूला पे तो आप बैठे होंगे, उसको फील करिएगा। आप ऊपर जाते हो जब, क्या आपको वहाँ पर वेट अपना ज़्यादा लगता है कम लगता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम पे, ग्रेविटेशन के लॉ पे मत जाए, बिल्कुल फील करके चले, फिजिक्स को जोड़ करके चलेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। क्या जब आप ऊपर जा रहे होते हैं आपको वज़न भारी लग रहा होता है, या जब नीचे आ रहे होते हैं आप ये फील करेंगे ऊपर जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपका वेट कम लगता है, और नीचे आते हैं ना जैसे डर सा रहता है, भारी भारी सा हुआ रहता है, ये आपको पता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ भार कम प्रतीत कब होगा, जब आप धीरे धीरे से ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन भी होता है ना, ग्रेविटेशन नीचे से होता है, ये फोर्स हमारी इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं आप, इसकी वैल्यू कम होती जा रही, इसके कारण भी बोल सकते हो। या आप अगर फील करके देखोगे तो ऊपर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम कम होती, लेकिन नीचे आते हो तो ज़्यादा आपको डर लगता है या कुछ भी बोल ले। तो वही चीज़ है, झूला का एग्जाम्पल लेके बताया, लिफ्ट के लिए नहीं सोच लेना। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक पिंड को हाथ से छोड़ने के उपरांत तथा इसके पृथ्वी तल से टकराने से पूर्व कौन सी राशि में परिवर्तन नहीं होता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। डायरेक्ट से इसके आंसर पर टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होता। डी ऑप्शन ठीक है। किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर देने पर दोगुना हो जाता है। कह रहे कि ऑन डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इट डबल्स। ठीक है, कोई गतिशील पिंड है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी को डबल कर दूं तो और क्या चीज़ें डबल हो जाएंगी, वो चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। एक्सीलरेशन बोल रहे हैं, हमको पता है F बराबर ma। ठीक है, अब देखो इसमें वेलोसिटी है ए वाले कंडीशन में, लेकिन इसको डबल करने से ये डबल आपका नहीं होगा। वी के साथ रिलेशन देखना तब आसान होगा। एक्सीलरेशन तो पता है ना, वी उसमें यूज होगा। ठीक है, मोमेंटम की बात करूँ तो P बराबर mv होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम v को बढ़ाएंगे तो P जो है मोमेंटम जो है ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन में देखूँ तो K बराबर होता है हाफ mv²। अगर मैं v को डबल करता हूँ तो ये डबल नहीं होगा, इनमें अलग रिलेशन है दोस्तों। यहाँ हाफ लगा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, या फिर 2 रख के देख लीजिए, डबल नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतने चीज़ दिए हुए थे, लेकिन जो मेरा सीधा रिलेशन मिला वो P बराबर mv के साथ मिला। अगर यहाँ पर हम v को डबल करेंगे तो हमारा P जो है मोमेंटम जो है ये भी डबल हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके बराबर है, वो चीज़ आपको बतानी है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है। पहली चीज़ तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। किलोवाट घंटा तो ये दोस्तों एनर्जी की यूनिट होती है, किलोवाट घंटा। ठीक है, अभी देखो एनर्जी की कुछ और भी यूनिट होती है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि किलोवाट घंटा पूछा जाए, और भी यूनिट होती है। फिलहाल में जो आंसर है वो टिक कर लेते, पहले इसकी वैल्यू को याद कर लेना। 3.6 × 10⁻6 जूल ये होती है दोस्तों इसकी वैल्यू 1 किलोवाट घंटा की। अभी देखो किलोवाट घंटा मैंने बताया ये एनर्जी की यूनिट होती है, साथ में एनर्जी की कुछ और यूनिट है सर, जूल होती है और एक यूनिट होती है अर्ग होती है। ठीक है, ये दोनों यूनिट तो होती है जूल की, साथ में किलोवाट घंटा भी होता है, और किलोवाट घंटा की वैल्यू तो बता ही दिया आपको। लेकिन जब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, अगर आप कंटिन्यू पेपर देते इधर उधर का तो मालूम होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, तो याद कर लेना 10.7 अर्ग के बराबर होता। पूछा हुआ चीज़ है, एग्ज़ाम में आ सकता, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। यहाँ पर तो ठीक है ना, ये पहला वाला ऑप्शन ठीक है, इसको टिक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है वो बताना है आपको। अभी ये जो कोणीय त्वरण है जिसको एंगुलर एक्सीलरेशन बोल रहे हो, पूछा क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। सीबीएसई वाले अपना देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले अपना देखेंगे। अभी देखो कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम कोणीय त्वरण बोल देते हैं, और जो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होती है उसको हम बल आघूर्ण बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। और कोणीय संवेग परिवर्तन की दर ही बोला है तो सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा होता है ना, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वो हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण के लिए मैं बात कर लूँ तो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा क्या होता है, टॉर्क हो जाता है, बल आघूर्ण हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा ठीक आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान e, त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है, तो इन सब में रिलेशन बता दो। सीधी सीधी बात यही बोल रहे हैं, m, r, g और स्मॉल जी, इन सब में रिलेशन बता दो, क्या अनुपात आता है वो चीज़ बता दो। तो देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बस इसमें क्या है ना, टाइपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप पावर नहीं समझ पा रहे, मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही डिनोट किया जाता है जब नहीं हो पाता। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो हो जाता है दोस्तों me बाई, कुछ इस तरीके से लिखो ताकि आपको समझ आए, me बाई r e स्क्वायर।
ये दोस्तों रिलेशन होता है। लेकिन कभी कभी आपके एग्ज़ाम में कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे जी बराबर GM/R²। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना, जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा इस्पात की बनाई जाती क्योंकि इस्पात सस्ता है, इस्पात की बहुतायत। ठीक है। इंग्लिश वाले देखेंगे, यहाँ पे आसान लगेगा। अब जो पेपर में आप सॉल्व करेंगे ना, अगर वहाँ पे समस्या आ रही है, आपको एक लैंग्वेज नहीं समझ में आप ये मत देखिएगा कि आप यूपी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश वाला पढ़ लेना। कभी कभी इंग्लिश का देखने से जल्दी समझ में आ जाता है। टाइम रहेगा, पर्याप्त टाइम रहेगा, एक बार दूसरे लैंग्वेज में देख लेना। आप देखोगे कम से कम जितना क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, अगर दोनों लैंग्वेज में देख के करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन उससे आप ज़्यादा करेंगे, गारंटी है। ठीक है, देखिएगा 35 में, स्प्रिंग इज मेड ऑफ स्टील रेदर देन कॉपर बिकॉज स्टील इज चीपर या चीप। देयर इज abundance of steel is beautiful in appearance, steel is more elastic than copper। तो देखिएगा सब कुछ उल्टा सीधा बात हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक बोले तो प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ बोले तो तन्यता, मतलब तनने की, या इलास्टिक बोलो, या मतलब कोई चीज़ जो तनने का मतलब हो, जो कोई चीज़ खींचा जा सके, ज़्यादा खींचा जा सके, उसको इलास्टिक बोल देते। ये चीज़ होती है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्प्रिंग जो है वो तांबे की अपेक्षा हम लोग स्टील की बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। बढ़ जाते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा पूछी जा रही है, कितनी होगी? द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। स्पेसिफिक हीट बताइएगा वाटर की कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर करिएगा आप लोग। अभी देखो, पहली चीज़ स्पेसिफिक हीट बोला जाता है या लेटेंट हीट? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है ना, जो ऊष्मा हमको लग रही, जो एनर्जी हमको लगी, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, जो ऊष्मा लगी हमको, वही क्या हो जाता है? विशिष्ट ऊष्मा हो जाता है। फिर से सुनिएगा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी आवश्यकता पड़ रही ऊष्मा की, वही हमारी क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हीट हो जाती है, बोले तो विशिष्ट ऊष्मा हो जाती है। ये चीज़ पता होगा। और जो जल के लिए होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है आपको रटाया होगा, 4.3 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन हमारा ठीक आंसर है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। गुप्त ऊष्मा का मात्रक पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त ऊष्मा को हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अब ये आपको कैसे पता होगा कि इसका मात्रक तो पूछ लिया गया, आप बताएंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त ऊष्मा जो होती है, इसको हम गुप्त ऊष्मा को हम Q से डिनोट करते हैं, सॉरी L से डिनोट करते हैं। लेटेंट हीट को हम L से डिनोट करते हैं। अब देखो, एक रिएक्शन होता है Q = mL। यहाँ जो L है, यही हमारा लेटेंट हीट है या गुप्त ऊष्मा है। L की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा Q/m। Q जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा। और किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, एनर्जी हो, उसकी अगर हम डायमेंशन लिखें तो होती है mL⁻², T⁻⁻²। किसी भी प्रकार की एनर्जी के लिए हो जाती है। और m जो है ये हमारा m ही हो जाएगा, ठीक है। m से m मेरा कट जाएगा, ऊपर बच गया मेरा L² और T⁻², ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। और जो इसका हमसे मात्रक पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलोरी प्रति ग्राम भी इसका एक मात्रक होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन में, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहे ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किस राशि के संरक्षण से संबंध रखता है? वो चीज़ बता दो आप। कह रहे अणुओं की संख्या से, मोल की संख्या से, तापमान से, ऊर्जा से। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या आपको जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो पता है क्या?
उम्मीद है याद होगा आपको, नहीं याद है तो सुन लीजिए। क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब क्या हुआ, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। छोटा सा स्टेटमेंट था, सभी को पता होगा। तो मैंने क्या बोला, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती, मतलब क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण की बात हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे 39 है, एक आदर्श गैस के दाब P तथा उसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा में परस्पर संबंध है, रिलेशन आपको बताना। देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, जिसको P से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपको ये दिखा होगा फार्मूला, देखिए फार्मूला तो आपको लग रहा है ना, जो चारों लिखा हुआ है कि कभी ना कभी तो देखा है। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसीलिए तो क्वेश्चन ये दिया हो कि कंफ्यूज ना होना पड़े। यहाँ कंफ्यूज हो लो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 मिनट, ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिए। अगर आपको ये नहीं पता था कोई और टिक कर लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वहाँ पे सही होना चाहिए। P = क्या हो जाता है, 2/3E। ये हमारा रिलेशन होता है, इसको नोट डाउन करिएगा, डी ऑप्शन ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। अभी दोस्तों क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, और आपके 40 में से कितने स्कोर रहे हैं वो भी बताएंगे, जिससे पता लग सके आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और आखिर में ये बोलना है, जो ये आपको सेट दिखा है ये फिजिक्स का सेट 2 है। इसके बाद लगातार से जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो बायो की अलग से क्लासेज है, केमिस्ट्री की अलग से है, फिजिक्स अलग से है, और एप्टीट्यूड अलग से है, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स अभी कवर किए जा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो इसको, ठीक है। और ये जो आपको PDF मिला ना, जिस पे मैं क्वेश्चन आपको ये 40 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में, उधर से PDF ले सकते हो। बात कर लूँ, अगर नोट्स लेना चाहते हो, महीने भर में तैयारी करना चाहते हो, तो नोट्स अच्छे तरीके में डिज़ाइन किया गया, क्रिएट किया गया, कोई पॉइंट मिसिंग नहीं है। उसको पढ़ के आप जाते हो, उसको पढ़ने में 10 से 15 दिन मुश्किल से आपका लगेगा। अगर उसको कवर कर लिया तो दोस्तों उसके बाहर एग्ज़ाम से क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटी। अगर आप ये नोट्स पढ़ लो और जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है उतनी चीज़ें कर लो, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। बिल्कुल हूबहू छपे ना छपे दोस्तों, लेकिन उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में, ये गारंटी है मेरी। और नोट्स जो है आप बड़ी आसानी के साथ 10 से 15 दिन में पढ़ सकते हो। कैसे परचेज करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नोट डाउन करिएगा, 9517193475। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल में इस पर व्हाट्सएप करिएगा, UP BSc नर्सिंग नोट्स लिख करके। आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, उधर पे आप 199 रुपये 199 का पेमेंट करेंगे। और दोस्तों पता होगा ये 499 में था स्टार्टिंग से ही, लेकिन एग्ज़ाम करीब है, स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इसकी, जिसको देखते हुए इसको अभी में 199 रुपये का कर दिया गया है। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके में डिज़ाइन किया गया, क्रिएट किया गया, तो आप चाहे परचेज कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वो बताना आपको। तो देखिए पहली चीज़, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, आप शायद ना बता पाएँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगी। निर्वात में कहने का मतलब वैक्यूम, जहाँ पर एयर ना हो वहाँ पे चाल क्या हो जाती है दोस्तों, वहाँ पे 0 हो जाएगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो ध्वनि होती है ना, साउंड होती है, उसको हमेशा माध्यम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है।
बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया, सबसे अधिक चाल पूछा गया, तो इसके लिए डाटा थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। और ध्यान दीजिएगा, जो जितने ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उसमें चाल उतनी अधिक होने वाली है। वायु की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो आता है दोस्तों 346 मीटर प्रति सेकंड इसमें है। अगर जल की मैं बात कर लूँ तो लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। निर्वात में मैंने 0 बता रखा है। स्टील की बात करूँ ज़्यादा डेंस होता है, लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब क्या आ गया मेरा, स्टील जो है इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं नोट्स परचेज करके, जिससे आगे मैं क्लास कोई लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।